चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे, है ना? तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम विधिवत रूप से शुरुआत कर सके। ओके, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एक मिनट, कैमरे में कुछ इशू है। हेलो, अब ठीक हो गया इशू? नॉट विजिबल, है ना? अब मेरे ख्याल से ठीक हो गया होगा। अचानक से इशू क्यों हो गया? ओके, अब ठीक होंगे मेरे दोस्त। अब मैं आपको प्रॉपर विजिबल होऊंगा, है ना? एक बार को, हाँ, अब मेरे ख्याल से मैं आपको अच्छे से दिख रहा हूँ। चलो एक बार आप चेक करना। अब ठीक हूं? यस सर, ओके ओके, ऑल क्लियर। चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में क्या हुआ कि आप लोगों के लिए मैं ये कर रहा था, क्या बोलते हैं, पीडीएफ सेव नहीं हो पाई थी, तो हम वापस से वहीं से शुरुआत करेंगे मेरे साथियों, मुद्रा वाले टॉपिक से ही। मुझे एक बात बताओ, मुद्रा वाले टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा मुद्रा वाले टॉपिक में कि भाषाओं की संख्या, भारतीय नोट पर भाषाओं की संख्या की हम बात करते हैं। भारतीय नोट पर भाषाओं की संख्या की हम बात करते हैं कि जो भारतीय नोट हुआ करते हैं उन पर कुल कितनी भाषाएं हैं। ये मैंने आपको करवा दिया था क्या? भारतीय नोट पर भाषाओं की संख्या मैंने करवा दिया था क्या आप लोगों को? जल्दी से एक बार बताएंगे। नहीं करवाया था? करवा भी दिया था तो वापस से एक बार पढ़ लो, है ना? भारतीय नोट पर भाषाओं की संख्या की हम बात करते हैं कि भारतीय नोट पर भाषाओं की संख्या कितनी है। तो देखो, अगर इस पर कुल भाषा की बात की जाए, कुल भाषा की बात की जाए, टोटल लैंग्वेज की बात की जाए मेरे साथियों, तो कुल भाषा कितनी है बताओ। अगर मैंने करवा दिया है तो आप मुझे बताएंगे कुल भाषा कितनी है। अगर सवाल पूछा जाए कि कुल भाषा कितनी है, तो भारतीय नोट पर कुल भाषा मेरे साथियों 15 है। कितनी लैंग्वेजेस है? 15 लैंग्वेजेस है। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि हिंदी और अंग्रेजी सहित भाषाओं की संख्या कितनी है, तो याद रखना है, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदी और अंग्रेजी सहित भाषाओं की संख्या है 17। हिंदी और अंग्रेजी सहित, हिंदी और अंग्रेजी सहित, हिंदी और अंग्रेजी को भी अगर इंक्लूड कर दे तो हमारे पास में टोटल जो लैंग्वेजेस है वो कितनी मिलेगी? 17 भाषा मिलेगी। कितनी भाषा मिलेगी मेरे साथियों? 17 भाषा मिलेगी। ये बात इंपॉर्टेंट है और सवाल आपकी परीक्षा में यहां से आए भी हैं कि बताइए भारतीय नोट पर कुल कितनी भाषाएं हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? तो भारतीय नोट पर मेरे साथियों कुल भाषाओं की संख्या 15 है और हिंदी और अंग्रेजी सहित 17 भाषा है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये 15 भाषा कौन कौन सी है, तो मैं आपको बताता हूं ये 15 भाषा कौन कौन सी है। इस नोट पर आप देखने की कोशिश करना, इस नोट पर आपको 15 भाषा देखने को मिलेगी। इस नोट पर आपको 15 भाषा देखने को मिलेगी। देखो कौन कौन सी भाषा है। मैं एक बार थोड़ा सा यहां पर है ना मैग्नीफायर लेकर के आता हूं, इससे आपको थोड़ी सी चीजें स्पष्ट होगी। देखना जरा, इस मैग्नीफायर से हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी 15 भाषा है। वो 15 भाषा कौन कौन सी है। तो अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं तो यहां पर देखना, एक असमिया भाषा है, असमिया। दूसरी मेरे साथियों बंगाली भाषा है। तीसरी गुजराती है, चौथी कन्नड़ है, पांचवी कश्मीरी है, छठवीं कोंकणी है, सातवीं मलयालम है, आठवीं मराठी है, नौवीं नेपाली है, 10वीं उड़िया है, 11वीं पंजाबी है, 12वीं संस्कृत है, 8वीं तमिल है, 14वें नंबर की तेलुगु है और 15वें नंबर की उर्दू है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा का जिक्र नहीं है। आ रही बात समझ में? तो सवाल पूछा जाएगा कि हिंदी और अंग्रेजी सहित कुल भाषा की संख्या कितनी है, तो 17 है। और अगर केवल पूछा जाए कि कुल भाषा की संख्या कितनी है, तो फिर 15 है। ओके, ये बात आपको यहां पर समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना? चलिए अगले बिंदु की बात करेंगे। क्या हो गया यार, बोर्ड को क्या हो जाता है? ठीक है ना, अगले बिंदु की बात करेंगे। अब देखो, भारतीय नोट की मैं बात करूं, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह, है ना, प्रतीक चिन्ह की मैं बात करूं, प्रतीक चिन्ह लोगों की अगर मैं बात करूं मेरे साथियों, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह या लोगों की मैं बात करूं, अगर मैं भारतीय नोट के लोगों की बात करूं तो नोट का लोगो कौन सा है? तो आप देखेंगे मेरे साथियों, भारतीय नोट का जो प्रतीक चिन्ह है वो कुछ ऐसा है, ये वाला र, हिंदी भाषा का ये र और बीच में ये गैप मैंने कर दिया। यही लोगो है ना हमारा? अरे भाई यही तो है हमारा लोगो, ये वाला हमारा लोगो है। अब परीक्षा में सवाल क्या पूछे जा सकते पता है कि इस लोगो को किसने बनाया? तो इस लोगो का डिजाइन किया है उदय कुमार ने। किसने डिजाइन किया मेरे साथियों? उदय कुमार ने इसका डिजाइन किया है। तो आप लिखेंगे उदय कुमार, आईआईटी बॉम्बे के छात्र हैं, इन्होंने इस लोगो को क्या किया है? डिजाइन बनाया है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो डिजाइन है, इसका डिजाइन किसके द्वारा रेडी किया गया? तो इस लोगो का जो डिजाइन है वो किसके द्वारा रेडी किया गया? तो इसका डिजाइन रेडी किया गया उदय कुमार जी के द्वारा। किसके द्वारा? उदय कुमार जी के द्वारा। तो डिजाइन लिखेंगे, इसका डिजाइन किसने तैयार किया? उदय कुमार, उदय कुमार जी के द्वारा मेरे साथियों इसका डिजाइन तैयार किया गया। ठीक है, ये आईआईटी बॉम्बे के छात्र हैं, ये भी आपको याद रखना है। कहां के छात्र है? आईआईटी बॉम्बे के। अब ये जो लोगो है ये कौन कौन सी भाषा या कौन कौन सी लिपि का उपयोग करते हुए बनाया गया? तो याद रखना, ये जो लोगो है ये हिंदी भाषा, हिंदी भाषा, हिंदी एक भाषा है और हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? तो याद रखना, हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि, क्या बोलेंगे? देवनागरी लिपि। तो हिंदी भाषा की कौन सी लिपि? देवनागरी, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि। और इसका कौन सा वर्ड है मेरे साथियों? र रस्सी का है। कौन सा वर्ड है? र रस्सी का, ये वाला, ये शब्द है, ये वर्ण है, वर्ण, ये र है इससे। और एक और भाषा है मेरे दोस्त, आप जानते ही हैं वो कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा है। कौन सी भाषा है? अंग्रेजी भाषा। तो दूसरा लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे मेरे साथियों, अरे ये कौन सा चेक कलर हो गया,
दूसरा लिखेंगे अंग्रेजी भाषा। अच्छा, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी बता सकते हैं आप? अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या जवाब दोगे? तो याद रखना है अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन लिपि। कौन सी लिपि है मेरे दोस्त? रोमन लिपि है, रोमन लिपि। तो अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है, रोमन। और इस रोमन लिपि का कौन सा वर्ण है? तो याद रखना रोमन लिपि का मेरे साथियों जो वर्ण है ना, वो है अंग्रेजी का आर। अंग्रेजी का आर, ये वाला। इन दोनों को मिला करके बनाया गया है। तो इसका डिजाइन ये मेरे साथियों है। अच्छा, भारत सरकार ने इसको कब अपनाया है? तो 15 जुलाई 2010 को अपनाया। लिखना है इसको कि भारत सरकार ने इसको कब अपनाया। तो 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार ने इसको अपनाया। क्या लिखेंगे? 15 जुलाई 2010 को। तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार ने अपनाया। 15 जुलाई 2010, 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार ने अपनाया। 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। ओके, तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है कि इसको 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया। ओके, बात आ गई समझ में? बहुत ही आसान है और अच्छे से आप लोग इसको कर सकते हो। चलो अगली बात हम करते हैं मेरे साथियों। 15 जुलाई 2010 को, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, ये सवाल परीक्षा में अक्सर आया हुआ है। अगली बात हमको ये देखना है कि नोट प्रिंट कारखाने कहां कहां है। अरे प्रिंटिंग प्रेस बोल देते हैं आप उसे अपनी भाषा में, प्रिंटिंग प्रेस। तो लिखेंगे नोट प्रिंट कारखाने। नोट प्रिंट कारखाने, इसको बोलते हैं करेंसी प्रिंटिंग प्रेस। क्या बोलते हैं इसे? करेंसी प्रिंटिंग प्रेस के नाम से आप इसे जानते हैं। बता सकते हैं कितनी जगह है ये? करेंसी प्रिंटिंग प्रेस। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस की हम बात करें, नोट प्रिंट कारखाने की हम बात करें, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस की, तो मेरे साथियों करेंसी प्रिंटिंग प्रेस ना 4 जगह है। कितनी जगह है? 4 जगह है, 4 जगह। अब ये 4 जगह कहां कहां है? 4 जगह कहां कहां है? तो सबसे पहले तो मेरे साथियों याद रखना देवास में है। देवास में, देवास पड़ता है एमपी में, तो लिखेंगे देवास। मध्य प्रदेश में पड़ता है देवास। ये ना, ये उज्जैन के पास में ही है, जहां से आपकी क्लास चल रही है ना, यहां से 35 किलोमीटर दूर है। 4 जगह देवास के अलावा दूसरा लिखना मेरे साथियों नासिक। नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में, तो दूसरा आप लोग क्या लिखेंगे? नासिक लिखेंगे, नासिक। नासिक पड़ता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में। नासिक कहां पर है? महाराष्ट्र में। तीसरा क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? मैसूर। मैसूर पड़ता है कर्नाटका में। मैसूर कहां पर पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है। और चौथा क्या लिखेंगे? सालबोनी। सालबोनी कहां पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। सालबोनी कहां पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल। मेरे तो ये जो दोस्त है ना देवास वाले, ये बीएनपी बोलते हैं, बैंक नोट प्रेस, पश्चिम बंगाल। ये ना प्रिंटिंग प्रेस को वहां पर क्या बोलते हैं पता है? बीएनपी। बीएनपी के नाम से आप इसे जानते हैं, बीएनपी, बैंक नोट प्रेस के नाम से आप इसे जानते हैं, बीएनपी, बैंक नोट प्रेस, बैंक नोट प्रेस है ना, और ये बोलते हैं बीएनपी। ओके, बीएनपी के नाम से जानते हैं, नोट प्रिंट कारखाने। अच्छा, स्याही कहां पर बनाई जाती है? स्याही, तो स्याही मेरे साथियों वर्णिका नाम का एक स्थान है, वहां पर बनाई जाती है। ये जो नोटों के ऊपर प्रिंटिंग होती है ना, इसकी स्याही कहां पर बनाई जाती है? तो याद रखना स्याही निर्माण, इंक मैन्युफैक्चरिंग, स्याही, स्याही निर्माण। ये जो नोट है इसकी इंक कहां पर मैन्युफैक्चर होती है? तो लिखेंगे स्याही निर्माण, इंक मैन्युफैक्चर, इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। स्याही निर्माण होता है मेरे साथियों वर्णिका नाम की जगह पर, वर्णिका। वर्णिका पड़ता है मैसूर में। कहां पर पड़ता है? मैसूर में पड़ता है। ओके, तो स्याही निर्माण कहां पर है? वर्णिका मैसूर में। यह बात भी आपको याद रखना, वर्णिका है ना, वर्णिका मैसूर में है। ओके, अगला लिखेंगे मेरे साथियों, अगली बिंदु, अगली बिंदु क्या लिखेंगे? आओ जरा अभी बताते क्या लिखेंगे। अगला बिंदु ये लिखना कि भारतीय मुद्रा पेपर मिल कहां पर है? करेंसी पेपर मिल। लिखेंगे भारतीय मुद्रा पेपर मिल, इंडियन करेंसी पेपर मिल, ये कहां पर है? ये ना मेरे दोस्त याद रखना होशंगाबाद में है। होशंगाबाद का नाम बदल करके वर्तमान में नर्मदापुरम कर दिया गया है ना, तो आप चाहे तो यहां पर लिखेंगे होशंगाबाद, होशंगाबाद, होशंगाबाद। और ये नर्मदापुरम है, इसको आप नर्मदापुरम बोलते हैं, नर्मदापुरम, इसको क्या बोलते हैं? नर्मदापुरम। ये कहां पर पड़ता है? एमपी में पड़ता है।
ये पचमढ़ी का नाम सुना, एकमात्र हिल स्टेशन है एमपी का, पचमढ़ी। पचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन है ना, ये इसी जिले में पड़ता है। ओके, तो होशंगाबाद, नर्मदापुरम, पचमढ़ी आप इसे कहते हैं, जरूर आपको ये याद रखना है। ओके, चलो भाई अगली बात करते हैं मेरे दोस्त। यहां तक की बातें समझ में आ गई? मैंने आपको वो लिखवा दिए थे क्या कि टकसालें कहां कहां हैं, टकसाल है ना, टकसाल कहां पर है? टकसाल का मतलब समझते हैं? टकसाल का मतलब होता है कि सिक्कों को कहां कहां ढाला जाता है। तो टकसाल की हम बात करते हैं, टकसाल। मैं अगले पेज पर कर दूं इसकी बात, है ना, क्योंकि मुझे एक पेज भी लेना है, वो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, टकसाल में आपको करवा चुका था। क्या बच्चा है? पचमढ़ी में मेरे पापा का सेंटर था आर्मी एजुकेशन। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वहां पर है ना, ट्रेनिंग भी होती है पचमढ़ी में। चलो, तो मैं टकसालों की बात कर लेता हूं। नहीं बताया? अरे मैं बता देता हूं, अभी बता देता हूं। आओ टकसाल के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं, अगले पेज पर हम बात कर लेते हैं। टकसाल, टकसाल का मतलब होता है कोइन मिंट, मतलब सिक्कों को कहां कहां ढाला जाता है। टकसाल का मतलब क्या होता है कि सिक्कों को कहां कहां ढाला जाता है। तो कोइन मिंट कहां कहां किया जाता है। मिंट का मतलब होता है उनको कहां कहां बनाया जाता है। तो कोइन मिंट कहां कहां है मेरे साथियों? तो ये भी 4 जगह ही है। ये भी कितनी जगह है मेरे साथियों? 4 जगह। कोइन मिंट कितनी जगह है? 4 जगह, 4 जगह। 4 जगह पर सिक्कों को ढाला जाता है। अब ये 4 जगह कौन कौन सी है, तो याद रखना ये जो 4 जगह ये कौन कौन सी है। 4 जगह में एक जगह है मुंबई। मुंबई में भी सिक्कों को ढाला जाता है, और जो पदक होते हैं ना, मेडल वेडल, ये भी यहीं पर ढाले जाते हैं, है ना, सिक्कों को। और मुंबई की अगर मैं बात करूं, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार मेरे साथियों, शानदार, बहुत बढ़िया। मुंबई के अलावा कई ने तो जवाब भी दे दिए हैं। मुंबई के अलावा एक है मेरे साथियों आपका नोएडा। नोएडा, नोएडा में भी सिक्कों को ढाला जाता है। इसके अलावा एक है मेरे दोस्त हैदराबाद। हैदराबाद। और एक और कौन सा है? कोलकाता। ये 4 जगह ना मेरे दोस्त सिक्कों को ढाला जाता है, मतलब सिक्के बनाए जाते हैं। अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा सिक्का कहां पर बनाया गया है? भाई हमें यह भी तो पता करना है ना कि कौन सा सिक्का कहां पर बनाया गया, हम कैसे पता करेंगे? तो इनको पता करने के लिए इनके ऊपर ना चिन्ह बनाए गए, चिन्ह, चिन्ह बनाए गए। अब वो कौन कौन से चिन्ह है जरा वो देखना। इनके ऊपर चिन्ह बनाए गए, उससे हमें पता चलता है कि कौन सा सिक्का कहां पर बनाया गया। ये देखना, ये एक डायग्राम में इसके साथ में आपको ऐड करके बता रहा हूं। इसमें आप देखना जरा कि कौन कौन से चिन्ह है। ये देखना जरा, यहां पर अगर किसी भी सिक्के के ऊपर आपको कोई भी चिन्ह नहीं मिले, ये देखो यहां पे लिखा है नो मिंट मार्क, मतलब कोई भी मार्क आपको नहीं मिले, तो याद रखना इसका मतलब है कि वो कोलकाता में बनाया गया है। इसका मतलब क्या है कि वो कोलकाता में बनाया गया। अगर किसी भी सिक्के पर आपको ये डायमंड शेप देखने को मिले, इसका मतलब है वो मुंबई में बनाया गया, बॉम्बे में बनाया गया। अगर बी देखने को मिले, इसका मतलब है वो बॉम्बे में बनाया गया। ए में देखने को मिले, इसका मतलब है वो बॉम्बे में बनाया गया है। अगर यू देखने को मिले, इसका मतलब है कि वो बॉम्बे में बनाया गया है। अगर ये मेरे साथियों याद रखना मेरे दोस्त, अगर ये आपको 2 डायमंड देखने को मिले, ये कुछ ऐसे डायमंड, बॉम्बे मिंट है ना, लिखा हुआ है प्रूफ कॉइन मिंट यूज्ड ओनली इन इंटर पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस सेट्स, याद रखना ये 2 डायमंड देखने को मिले मतलब मुंबई में बनाया गया है। अगर ये डायमंड का टूटा हुआ भाग, स्प्लिट डायमंड आप इसे बोलते हैं, स्प्लिट मतलब टूटा हुआ, इसका मतलब है कि ये हैदराबाद में बनाया गया है। और अगर किसी डायमंड के अंदर डॉट आपको देखने को मिले, तो इसका मतलब है कि वो भी हैदराबाद में, तो हैदराबाद में टूटा हुआ डायमंड है ना। दूसरा मेरे साथियों, एक डायमंड के अंदर डॉट है, स्टार अगर हो तो हैदराबाद में है, और अगर केवल डॉट हो तो नोएडा में, केवल डॉट नोएडा में, और एच ये हैदराबाद में मेरे साथियों। आ गई बात समझ में? तो ये बात भी आपको यहां पर याद रखना है। ये मैं इसी के साथ एड ऑन कर दे रहा हूं, मुझे पता है आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं इसके साथ में इसको शामिल कर देता हूं। ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना यहां तक? बताओ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना? बढ़े आगे बढ़े। चलो अब मैं आपको एक बात और नोट डाउन करवा देता हूं इसी पेज पर, पुराने पेज पर। एक सवाल आपसे पूछा जाता है कई बार कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली को कब अपनाया गया, डिकेडियल सिस्टम को कब अपनाया गया। तो देखो मुद्रा की दशमलव प्रणाली आप लिखेंगे, मुद्रा की दशमलव प्रणाली, मुद्रा की दशमलव प्रणाली, 1 रुपया बराबर 100 पैसा। मुद्रा की दशमलव प्रणाली, डिकेडियल दशमलव प्रणाली, इसको कब अपनाया गया? मुद्रा की दशमलव प्रणाली को कब अपनाया गया? भाई सवाल आता है कि डिकेडियल सिस्टम को कब अपनाया गया, यानी कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा कब शामिल किया गया। ऐसे आपके एग्जाम में सवाल आते हैं मेरे प्यारे भाई, तो फिर क्या जवाब दोगे? देखो मुद्रा की दशमलव प्रणाली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा, 100 पैसा, ये कब अपनाया गया? मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। तो याद रखना ये अप्रैल में अपनाया गया था। अप्रैल में? बोले हाँ सर अप्रैल में। अप्रैल मतलब सर कौन सी अप्रैल? तो याद रखना अप्रैल 1957 में। तो लिखेंगे अप्रैल 1947, गलत बोल गया मैं, अप्रैल 1957 में अपनाया। तो इसको एडॉप्ट कब किया? अप्रैल 1957 में। और इसमें क्या था? तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा था। उसके पहले क्या चीज चल रही थी? तो 1 रुपया बराबर 16 आना चल रहा था। ओके, आना, पहले आना और ये सब चलता था, है ना, आना जाना मत याद रख लेना, आना। ओके,
रिपोर्टेड क्लास नहीं बेटा, रिकॉर्डेड होता है मोहित, वो रिकॉर्डेड होता है, रिपोर्टेड नहीं होता है ना। चलो आगे बात करते हैं मेरे साथियों, ये बात भी आपको समझ में आ गई, टकसाल भी आपको समझ में आ गई। अच्छा पहले ना एक चीज चलती थी, मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो चीज क्या थी? वो चीज थी मेरे साथियों बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, आपको पता है वस्तु के बदले वस्तु की प्राप्ति की जाती थी पहले, जिसको बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली, गांव में आज भी चलती है वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। और इस प्रणाली को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। किस नाम से आप इसे जानते हैं? बार्टर सिस्टम के नाम से आप इसे जानते हैं। तो लिखेंगे बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम। सिंपल से शब्दों में अगर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूं तो वस्तु के बदले वस्तु की प्राप्ति, या वस्तु की अदला बदली भी आप इसमें लिख सकते हैं। हम वस्तुओं की अदला बदली करते हैं, गेहूं देकर के टमाटर सब्जियां खरीदते हैं, ठीक है। तो आपको यह बात यहां पर याद रखना है, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? वस्तु के बदले वस्तु की प्राप्ति, वस्तु के बदले वस्तु की प्राप्ति, वस्तु के बदले वस्तु की प्राप्ति। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं वस्तुओं का आदान प्रदान, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं? वस्तुओं का आदान प्रदान या वस्तुओं का लेना देना। वस्तुओं का आदान प्रदान, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अंग्रेजी में किस नाम से आप इसे जानते हैं? तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स के नाम से भी आप इसे जानते हैं, है ना। वस्तुओं के आदान प्रदान मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास में गाय है तो वो अपनी गाय देकर के किसी दूसरे व्यक्ति से बकरी या गेहूं या चावल ही खरीद सकता है ना। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो गाय देकर के गेहूं चावल यही खरीदे। भाई हो सकता है गेहूं उसको खरीदना हो, गेहूं वाला मिला, गेहूं वाले से कहा भाई मुझे गेहूं चाहिए, उसने बोला कि ठीक है दे दूंगा गेहूं, लेकिन मुझे बकरी नहीं चाहिए, मुझे तो सांड चाहिए। तो फिर क्या कर लोगे? सारी बात समझ में। तो सामने वाले को जरूरी थोड़ी कि वही चीज मिले। तो ये जो कमी है, ये कमी यहां पर देखने को मिली। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बार्टर सिस्टम की कमियां कौन कौन सी है। तो अब हमें इसकी कमियों के बारे में बातचीत करना है, कमियों की या समस्याओं की। आप समस्या भी बोल सकते हैं, आप इसे समस्याएं, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉब्लम्स, है ना। प्रॉब्लम्स आप इसे लिखिए, प्रॉब्लम्स। तो बार्टर सिस्टम में ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, बार्टर सिस्टम में ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, कमियां थी बार्टर सिस्टम में, कमियां थी बार्टर सिस्टम में। ओके, आओ जरा क्या क्या कमियां थी। सबसे पहली कमियां मुझे इसके अंदर देखने को मिली, और मिली दोहरात्मक इच्छाओं का संयोग। भाई सामने वाले की इच्छा है कि नहीं वो भी तो जानो पहले। तो मैं कमियों में यही लिखता हूं, पहला कमी लिखूंगा दोहरात्मक इच्छाओं का संयोग, दोहरात्मक इच्छाओं का संयोग। दोहरात्मक इच्छाओं का संयोग, है ना। मतलब सामने वाले के पास में वो चीज हो कि नहीं हो, वो लेना देना चाहता हो कि नहीं हो, है ना। ये बात भी आपको याद रखना है। तो इसमें लिखेंगे प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये सबसे बड़ी एक समस्या थी। पेन का कलर चेंज करके लिखूं? ओके लिख दूंगा, है ना। तो ये पहली प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि वस्तुएं जल्दी खराब हो जाती थी, है ना। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या लिखेंगे? तो जल्दी खराब हो जाती थी, पेरिशेबल गुड्स, क्या बोल सकते हैं यार इसको हिंदी में आप? जल्दी खराब होने वाली वस्तु है, जल्दी खराब होने वाली वस्तु है, जल्दी खराब होना। वही जो हरी सब्जियां हैं नाशवान वस्तुएं बोलते हैं, नाशवान वस्तुएं मतलब जो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चले। तो पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स जैसे हरी सब्जियां। अब मैं ढूंढता ही रहूंगा कि भैया किसको धनिया चाहिए, धनिया किसको चाहिए, धनिया किसको चाहिए, मैं ढूंढता ही रहूंगा। 4 दिन तक ढूंढा क्योंकि मुझे तो टमाटर चाहिए थे। जो व्यक्ति मिला था जिसके पास में टमाटर थे तो उसने बोला कि नहीं मुझे तो धनिया नहीं चाहिए। आ रही बात समझ में, है ना। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जल्दी खराब होना ये वस्तु। अच्छा वस्तुओं को तोड़ा भी नहीं जा सकता, तो लिखेंगे विभाजिता की समस्या, या विभाजित करना कठिन, विभाजित करना कठिन है। मुझे बताओ बकरी को कैसे विभाजित करोगे? बकरी को आधा करके थोड़ी ना देना है कि भाई मुझे जो है वो आम चाहिए लेकिन सामने वाले को बकरी चाहिए, मेरे यहां पर बकरी है तो वो मेरे को एक ही आम दे रहा, मैं पूरी की पूरी बकरी दे दूं उसको, तो क्या मैं मुंडी निकाल के दे दूं उसको कि ये ले तू बकरी ले ले मुंडी का? तो याद रखना डिविजिबिलिटी, प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी, प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी, प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजिता की समस्याएं।
है ना। तो ये विभाज्यता की समस्या मेरे साथियों आपको देखने को मिलेगी। फिर और क्या है, तो मूल्य मूल्य का मापन करना भी कठिन था। भाई मैं कैसे मापूंगा, सामने मुझे चाहिए बकरी, या मेरे पास बकरी है, किसी से मुझे गेहूं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, है ना। तो पता चला मैंने गेहूं लिया, थोड़े से उसने गेहूं दिए और मेरे को पूरी बकरी देना पड़ रही है। तो मूल्य मापन में कठिनाई, उसका कितना वैल्यू होनी चाहिए, मूल्य मापन में कठिनाई, मूल्य मापन में कठिनाई, प्रॉब्लम्स इन मेजरिंग वैल्यू। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली ज्यादा चल नहीं पाई, नहीं चल पाई, ना चल पाई, है ना, ना चल पाई। आ गई बात समझ में आप लोगों को, इसलिए ना चल पाई है। ओके, बताओ कोई दिक्कत नहीं ना, बने। सर आपकी आवाज माइक से अलग क्यों चल रही है, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं में फैंटम गेमिंग यूट्यूब कह रहे हैं सर आपको पढ़ाना नहीं आता है, सीख रहा हूं मैं सीख रहा हूं, अंग्रेजी लिखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। चलो अगली बात करते हैं। अब आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि किस नोट पर किसकी आकृति है और उस नोट का कलर क्या है। आओ हेडिंग डालते हैं, भारतीय नोट, भारतीय नोट, भारतीय नोट। भारतीय नोट की हम बात करें तो देखो भारतीय नोट के बारे में क्या जानकारी हमें चाहिए या क्या जानकारी आपको लेना चाहिए। तो मैं ना एक तरफ क्या करता हूं, नोट के बारे में जानकारी लिखता हूं, एक एक नोट के बारे में हम लिखेंगे। सबसे पहला जो नोट है ना उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, और वो नोट है मेरे साथियों 2000 रुपए का नोट। तो 2000 रुपीज का नोट, 2000 रुपीज का नोट। तो 2000 रुपए के नोट के बारे में क्या क्या जानकारी हमको पता होनी चाहिए, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। तो 2000 रुपए के नोट के बारे में हमें ये जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि इसका आकार क्या है, मतलब इसकी विमाएं क्या है ना। तो मैं इसमें लिखूंगा कि इसके ऊपर किसकी आकृति है, इसके ऊपर किसकी आकृति मतलब पिक्चर किसकी है। इस नोट को अभी आपको दिखा भी देता हूं मैं, आप मुझे बताना किसकी आकृति है। ओके, दूसरी बात इसका रंग क्या है, रंग का मतलब समझते हो, कलर, इसका कलर क्या है, ठीक है। तीसरी बात मेरे साथियों हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इसकी विमाएं क्या है, डायमेंशंस क्या है इसकी विमाएं। विमाओं को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डायमेंशंस के नाम से जानते हैं, डायमेंशंस। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने इसका आंसर दिया है, मैं देख रहा हूं, है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोग आंसर दे रहे हैं। डायमेंशंस की हम बात करें, आओ सबसे पहले ना मैं 2000 रुपए का नोट भी लेकर के आता हूं। चलो मैं 2000 रुपए का नोट लेकर के आता हूं, शायद इससे आपको थोड़ा और, है ना, थोड़ा सा और मेरे साथियों आसानी हो समझने में, है ना। तो भाई क्या दिक्कत है, जब हम इस नोट को ले आएंगे तो क्या समस्या है। ये देखना, ये 2000 रुपए का नोट है, शायद आपको मजा आ रहा होगा देखने में। अब तो नहीं आ रहा होगा क्योंकि अब तो मेरे साथियों इसकी कोई वैल्यू बची नहीं है, पर फिर भी कोशिश करते हैं, मजा आया आप लोगों को। 2000 रुपए का नोट है ये, देखो इस नोट के बारे में हम बातचीत करते हैं। ये देखना, इस नोट को मैं लेकर के आता हूं आप लोगों के सामने। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। चलो ये 2000 रुपए का नोट है कि नहीं है, बोले हाँ सर है, तो सही। इस नोट के बारे में थोड़ा सा देखना, इस नोट के पीछे अगर आप देखेंगे आकृति किसकी, तो देखो गांधी जी है सबसे पहली बात, तो ये बात याद रखना, इस नोट के पीछे इसकी आकृति। और अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे ना तो इसी के अंदर लिखा हुआ है, हमारे जितने भी नए नोट आए ना उनके अंदर सबके अंदर लिखा हुआ है कि किसकी आकृति। देखो क्या लिखा हुआ है, मंगलयान, मंगलयान की आकृति है ना, मंगलयान की आकृति मेरे साथियों। तो भाई मैं आपको इतनी बातें बताना चाह रहा हूं कि ये जो नोट है ना, नोट ये 2000 रुपए का जो नोट है ना, नोट, इसके ऊपर किसकी आकृति है, तो इसके ऊपर मंगलयान की आकृति। किसकी आकृति है, मंगलयान की आकृति। अरे 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 गड़बड़ हो गया, इसके ऊपर किसकी आकृति है, तो मंगलयान की आकृति है। इसके ऊपर किसकी आकृति, मंगलयान की आकृति है ना। तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा इसके ऊपर किसकी आकृति, मंगलयान की। तो मैंने यहां पर लिखा मंगलयान, 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 है ना, डबल ए आना चाहिए, मंगलयान। और मंगलयान कहां पर है मेरे साथियों, अंतरिक्ष में, स्पेस में है। ये भी आपको लिखना जरूरी। इसका रंग कैसा है, इसका कलर कैसा है, मैजेंडा कलर है, मैजेंडा। तो ये मैजेंडा कलर है, मैजेंडा, इसका कलर कैसा है, मैजेंडा कलर है, मैजेंडा। फिर सवाल पूछा जा सकता है इसकी विमाएं कितनी है, विमाओं का मतलब इसका डायमेंशन। तो इसकी लंबाई कितनी, देखो यहां से लगा करके यहां तक की जो इसकी डायमेंशन है वो 166 mm है। और इसकी चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो यहां से लगा करके यहां तक इसकी चौड़ाई है 66 mm। आ गई बात समझ में। तो इसकी विमाएं क्या होगी, डायमेंशन क्या होगा, 166 mm इसकी लेंथ है, इनटू ब्रेथ है 66 mm। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए कोई दिक्कत। ये 2000 रुपए का नोट है। इससे छोटा नोट लेते हैं, आओ जरा, इससे छोटा नोट कौन सा है, 500 रुपए का नोट है।
इससे छोटा नोट कौन सा है? 500 रुपए का नोट है। तो 500 रुपए का नोट इससे थोड़ा छोटा नोट है। कोई दिक्कत? चलो आओ जरा इसके बारे में भी बातचीत करते हैं। और ये जो 500 रुपए का नोट है इसके ऊपर किसका आकार है? 500 रुपए के नोट के ऊपर किसका आकार है? पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि इसके ऊपर किसका आकार है। इसका रंग क्या है? रंग का मतलब क्या होता है? कलर। इसका कलर क्या है? और तीसरी बात मेरे साथियों, इसकी विमाएं क्या है? इसकी विमाएं का मतलब होता है डायमेंशंस, आकार। मतलब विमाओं का मतलब लंबाई चौड़ाई लिखेंगे, है ना? डायमेंशन ही लिखें ऐसे तो देखो, अगर मैं 500 रुपए के नोट की चर्चा करूं कि 500 रुपए के नोट के बारे में क्या कुछ खास बातें हैं, तो देखना 500 रुपए के बारे में हम बातचीत करें मेरे साथियों, तो 500 रुपए का नोट जो है उसको हम देखेंगे, इसकी आकृति को देखेंगे। ये देखो, ये रहा 500 रुपए का नोट। जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों को दे निसार, किसी का दर्द ले 50 रुपए उधार। अरे रे रे, ना 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 ना, ए बाबू, हमको तो पिछला वाला भाग चाहिए था। हाँ, किसी की मुस्कुराहटों को दे निसार, 500 रुपए का नोट दे तू किसी को उधार। देखो, ये 500 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट। इसके पीछे देखना, इसके पीछे इसका जो कलर है ना, वो कैसा कलर है? स्टोन ग्रे कलर। स्टोन ग्रे कलर है। ये पथरीला ग्रे कलर है, पथरीला ग्रे कलर आप इसे बोल देते हैं। स्टोन ग्रे कलर कैसा कलर है? स्टोन ग्रे। इसके पीछे आकृति देखेंगे तो ये लिखा है लाल किला, दिल्ली का लाल किला। ओके, तो दिल्ली का लाल किला इसकी जो है वो आकृति है। ओके, तो इसके बारे में हमने कुछ बातें हैं जो यहां पर समझी है, उसे हम लिख लेते हैं। आइए जरा, तो इसका आकार क्या है? तो इसका आकार, तो इसके ऊपर आकार है मेरे साथियों लाल किले का। अरे है ना लाल किला, लाल, अरे लाल मेरे पीले, लाल नीले हरे, तो लिखेंगे लाल किले की आकृति है, लाल किला, रेड फोर्ट। ओके, फिर दूसरा मेरे साथियों इसका रंग कैसा है? स्टोन ग्रे कलर है, स्टोन ग्रे कलर, पथरीला ग्रे, स्टोन ग्रे कलर है ना? अच्छा, लाल किला कहां पर पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली चांदनी चौक में, दिल्ली में। देखा आपने? मतलब देखा ही होगा आप लोग तो यूपी के हैं। अच्छा, इसकी साइज कितनी है मेरे लाल टमाटर हो? देखो जरा इसकी साइज के बारे में, इसकी लंबाई के बारे में बातचीत करें तो यहां से लगा करके यहां तक इसकी जो लंबाई है ना, वो 163 mm है। कितनी है? 163 mm। ये 2000 रुपए के नोट से छोटा है। कितनी साइज है इसकी? 163 है। बिल्कुल सही बोल रहा हूं क्या? बताओ। आहा गुरुजी, 163 नहीं है मेरे लाल, फिर कितनी है? अरे भाई, 500 रुपए के नोट की आकृति कितनी है? 150 है ना? तो याद रखना है, ये 150 है, इसकी लंबाई 150 mm है। तो इसकी विमा की अगर मैं बात करूं तो 150 mm इसकी लंबाई है, और इसकी चौड़ाई 2000 रुपए के नोट के बराबर ही है, 66 mm इसकी चौड़ाई है। ओके, 500 रुपए का नोट हमने बात की। कितने रुपए का नोट? 500 रुपए का नोट। चलो भाई, 500 रुपए का नोट इधर आ जाओ। चलो अगली बात करते हैं। अगला है मेरे दोस्त आप लोगों के लिए इससे थोड़ा छुटका नोट, और वो है 200 रुपए का नोट। 200 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट। और अगर 200 रुपए के नोट की हम बात करें तो क्या क्या बातें इसमें हो सकती है? सबसे पहली बात तो किसका पिक्चर इसके ऊपर बना हुआ है, इसका आकार। दूसरा, इसका रंग, रंग का मतलब होता है कलर। तीसरी बात, इसकी कितनी विमाएं हैं, मतलब इसकी साइज क्या है। तो याद रखना, पहले 200 रुपए का नोट निकाल लूं क्या, या डायरेक्ट लिख दूं? समझदार हो आप? देखो, 200 रुपए के नोट के पीछे सांची स्तूप है, सांची स्तूप। ये सांची स्तूप कहां पर पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश में, है ना? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये एमपी में सांची स्तूप है मेरे साथियों, ये बात आपको याद रखना। दूसरी बात, इसका रंग कैसा है? तो इसका चमकीला पीला कलर है, ब्राइट येलो कलर, चमकीला पीला। और इसकी साइज ना, इसकी साइज थोड़ी और छोटी है। इसकी साइज है मेरे साथियों 146 mm। लंबाई कितनी है इसकी? 146 mm की इसकी लंबाई है, 146 mm की इसकी लंबाई है। और इसकी चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई उतनी ही है जितनी 500 की है और जितनी 2000 की है। ओके, तो ये भी आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा 200 रुपए के नोट के बारे में। बाकी नोट तो आपने देखे ही है, क्या बताएं आपको। देखो अगला नोट, है ना? अपुन ऐसा ही हंसता है बेटा, है ना? थोड़ा हंसने का स्टाइल है अपना, बाबूराव का स्टाइल, वैसा अपना हंसने का स्टाइल। अगला देखो, देखो मेरे दोस्त, है ना? बोर नहीं होने दूंगा। अगला देखना, 200 रुपए के नोट से छोटा नोट है 100 रुपए का नोट, 100 रुपीज का नोट। 150 का नोट आता ही नहीं, तो बात झंझट की करते ही नहीं हम। अब 150 का नोट नहीं आता तो 100 का आता है। 100 के आकार किसका है 100 रुपए के नोट के ऊपर? तो रानी की वाव की आकृति उसके ऊपर, रानी की वाव, वाव बोल देते, दरअसल बावड़ी शब्द है ना? बावड़ी, फैंटम गेमिंग, सॉरी सर, अरे मजाक। तुम मेरी बातों का बुरा क्यों मानते हो? और नहीं मैं आपकी बातों का बुरा मानता हूं। हमें मस्ती में पढ़ना है यार चीजों को लेकर के। ये चीजें ऐसे ही बच्चे इकोनॉमिक्स से दूर भागते हैं, तो हम प्रेम से पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इतना लोड मत लो आप, ठीक है? आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं। और मुझे यही तो देखना है कहां दिक्कत आ रही है आपको, ठीक है? तो याद रखना, 100 रुपए का नोट जो है ना, उसके ऊपर रानी की वाव की आकृति, रानी की वाव, रानी की बाव, बाव को हम बोलते हैं बावड़ी, हमारे मालवा में बावड़ी बोल देते हैं, अलग अलग जगह की कहीं कुआ भी बोल देते हैं, ठीक है? तो रानी की वाव ये कहां पर पता है? ये गुजरात में, गुजरात के पाटन जिले में है, तो हम तो डायरेक्ट गुजरात लिख देते हैं, गुजरात। गुजरात में ये पड़ता है रानी की वाव, इसका आकार। और दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर कलर किसका, अच्छा कलर देखना है, कलर इसका जो कलर है वो लेवेंडर कलर है, लेवेंडर। कैसा कलर है? लेवेंडर कलर, लेवेंडर, लेवेंडर कलर,
ठीक है। और तीसरा मेरे साथियों, इसकी वीमा के बारे में भी सवाल पूछा जाता है। वीमा, वीमा का मतलब इसकी इसके 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 शेप को लेकर के, साइज को। तो देखो इसकी 146 है ना, इससे थोड़ी कम है इसकी, 143 mm इसकी क्या है, लंबाई है। बाकी चौड़ाई 500 रुपए के नोट के बराबर ही है, जिसके 2000 रुपए का नोट भी आप बोल सकते हो, है ना। मतलब मेरा तो भाव आपको समझाने का था। ये 100 रुपए के नोट की बात हो गई, ठीक है। विवेक कुमार पूछ रहे सर ये जो बार्टर सिस्टम इंडिपेंडेंस के बाद चला क्या? नहीं, बार्टर सिस्टम तो बहुत पहले था, प्राचीन काल में था। मोहनजोदड़ो मूवी देखी, पूजा हेगड़े वाली, है ना, पूजा हेगड़े वाली देखी आपने, मोहनजोदड़ो, उसमें वो करते ना, बार्टर सिस्टम ही तो है वो। सर इस पर कितनी लाइन है वो लिख दो। मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूं, वो वाली देखो, वो बता दूंगा मैं, आप चिंता मत करो। 100 रुपए का नोट, इससे थोड़ा छुटका नोट लेते हैं। तो 100 रुपए से छोटा नोट है मेरे साथियों 50 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट। और 50 रुपए का नोट का जो कलर है ना, वो मैं लिखता हूं फ्लोरेसेंट ब्लू कलर, फ्लोरेसेंट ब्लू कलर। क्या लिखेंगे? फ्लोरेसेंट ब्लू। इसका रंग कैसा है? तो लिखेंगे फ्लोरेसेंट ब्लू कलर, फ्लोरेसेंट ब्लू कलर। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसके पीछे किसकी आकृति है, तो हम्पी का रथ बना हुआ, हम्पी का रथ। हाँ, ऋतिक रोशन भी बोल सकते थे, नहीं, पर मैंने तो पिक्चर देखी थी पूजा हेगड़े के लिए, क्या। अरे बहुत पुरानी थी वो, मेरा दोस्त था, मेरे साथ में रहता था, हम रूम से रहते थे, तो उसने बोला था कि पूजा हेगड़े पिक्चर आई है। मैंने कहा भाई लिया फिर। तो इसके ऊपर किसकी आकार किसका था इसके ऊपर? या आकृति लिखे, आकृति। अरे भाई मैं भी तो इंसान ही हूं। ये सबसे बड़ी कमी है मुझे लगती है इस इन्वर्टर की। हालांकि मैंने इन्वर्टर बनवा लिया है, और इसकी सबसे बड़ी कमी है डिजिटल बोर्ड अचानक से बंद होता है। इंटरनेट तो बंद नहीं हुआ ना? नहीं, है ना। पावर कंजप्शन का मुझे लग रहा है लफड़ा कुछ, मैं झेल नहीं पाता है शायद ये। कोई बात नहीं, अभी चालू करते हैं इसको वापस से। तो 50 रुपए का नोट है ना, उस पर हम्पी का रथ है, हम्पी का रथ। और हम्पी का रथ कौन से राज्य में? कर्नाटका में, कर्नाटका में, कर्नाटका में, है ना। ये अब अचानक से जो बंद हुआ ना, अचानक से लाइट चली गई थी, लाइट, लाइट चली गई थी, लाइट। ना सर आप इंसान ना हो, फिर क्या हूं, है ना। देखो 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 देखो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, गाने भी आते हैं अपने को, और कभी कभी गाते हैं अपन गाने। थोड़ा सा ही बचा हुआ है यार, ये कंप्लीट कर ले टॉपिक, फिर हम अगले टॉपिक की ओर चलेंगे तो फिर ठीक रहेगा। देखना जरा, है ना। 50 रुपए के नोट की हम बात कर रहे हैं, और 50 रुपए का जो नोट है इसका रंग फ्लोरेसेंट ब्लू कलर है, और इसके ऊपर किसकी आकृति है? हम्पी का रथ है। तो हम्पी का रथ, और ये कहां पर पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है, कर्नाटका में, है ना, कर्नाटका में पड़ता है। इसकी इसकी साइज क्या है? तो मेरे साथियों 100 रुपए की 143 है, इसकी कितनी होगी? 135। कितनी है? 135। तो इसकी जो वीमा है वो 135 mm इसकी लेंथ है, और 66 mm इसकी ब्रेथ या विड्थ भी आप इसे कह देते हैं। ओके, चलो अब आप लोगों के लिए मैं 2 होमवर्क दे रहा हूं, एक तो 20 रुपए का नोट और एक 10 रुपए का नोट। ओके, आप लोग सर्च करके आएंगे कि 20 रुपए के नोट के पीछे किसकी आकृति है। करोगे ना? कर लोगे ना सर्च? चलो, और एक और मेरे साथियों 10 रुपए का नोट। ओके, चलो ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, है ना। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी क्लास। लगी कि नहीं लगी? बोले हाँ सर लगी, है ना। तो लगी होगी, मुझे पूरा भरोसा है लगी होगी, और आप लोग इसको अच्छे से करके आइएगा। बाकी अब चर्चा हम करेंगे कल, कल पढ़ेंगे मुद्रास्फीति। आज हम शुरू भी नहीं कर पाए मुद्रास्फीति को, कोई बात नहीं, है ना। तो मुद्रास्फीति कल करेंगे। चलो चढ़ाओ मतलब ज्यादा मुझे। कैसी लगी आपको क्लास? बढ़िया लगी? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, है ना। चलिए, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।